अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से 400 बहरी जहाजों को मुल्क में रिसाइकिल करके 3 अरब डॉलर्स कमाने के प्रोग्राम के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान बड़ी तादाद में बहरी जहाज भी तबाह हुए, खराब हुए। अब वो बहरी जहाज दुनिया भर के अंदर जाके शिप ब्रेकिंग यार्ड्स पर टूटेंगे। पाकिस्तान चूंकि दुनिया में 3 बड़े शिप ब्रेकर्स ममालिक में शुमार किया जाता है, तो हम लोगों ने कोशिशें तेज कर दी हैं कि वो जहाज हमारे यहां आए, यहां पर आके लंगर अंदाज हो। एक, उससे पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट होंगी। दूसरा, यहां से बहुत सारा रिसाइकलिंग वाला मटेरियल निकलेगा। और अगर सिर्फ स्टील की बात करें तो 3 बिलियन डॉलर्स तक का स्टील इन जहाजों से निकलने की उम्मीद है। आज की वीडियो में हम आपको ये तमाम तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान आज से चंद साल पहले तक दुनिया के बड़े शिप ब्रेकर्स में शुमार किया जाता था। फिर हुआ कुछ यूं कि हम लोगों ने वहां पर गैर इंसानी सलूक को रवा रखने दिया, यानी कोई लेबर लॉ वहां नहीं थे, कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं थी और वहां पे काम करने वाले मजदूरों को अक्सर जान से हाथ धोना पड़ता था। उसके बाद हुआ क्या? हांगकांग कन्वेंशन लागू हो गया, जिसके तहत आपने जहां भी शिप तोड़ने हैं तो वो सेफ शिप रिसाइकलिंग होनी चाहिए। एक औसत जो मर्चेंट शिप होता है उसकी उम्र 25 से 30 साल होती है। समंदर में चल चल के वो जंग आलूद हो जाता है, मशीनरी पुरानी हो जाती है, उसके डूबने के खदशात बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। रिसाइकलिंग इस तरह होती है कि उसे पूरा तोड़ा जाता है, उसके अंदर मौजूद जितना सामान काबिल इस्तेमाल होता है वो निकाल लिया जाता है और कोई 90-95% तक चीजें किसी भी शिप के अंदर काबिल इस्तेमाल होती हैं। उसमें जो तारें निकलती हैं वो वायरिंग के काम आती हैं, स्टील बहुत सारी चीजों में काम आता है। और तो और आप लोगों ने जो अंडे वाला बर्गर खाया होगा जब कभी भी, तो वो जिस तवे पे बना होता है बेसिकली वो शिप से निकला हुआ स्टील होता है। ये कहां कहां ये जो शिप का स्टील है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां ये शिप का स्टील इस्तेमाल होता है वहीं इससे मुख्तलिफ खतरनाक केमिकल्स मवाद भी निकलता है जो माहौलियाती आलूदगी पैदा करता है। उसे रोकने के लिए हांगकांग कन्वेंशन जो है वो लागू किया गया है, जो कि जून 2025 से लागू हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त भी हर साल 12 लाख से लेकर 16 लाख टन और कुछ केसेस में 20 लाख टन स्टील इसी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से हासिल करता है। इसके पाकिस्तान को फायदे ये होते हैं कि हम कोई 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स का स्टील इंपोर्ट नहीं करते डायरेक्टली, हमारे वो पैसे बच जाते हैं। दूसरा, यहां पर कोई 10 से 20 हजार लोगों को डायरेक्टली जॉब्स मिल जाती हैं शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद ये शिप जब टूट कर इसके हिस्से पुर्जाजात पाकिस्तान में मुख्तलिफ री रोलिंग स्टील मिल्स में जाते हैं, यहां पर उस स्टील को मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जाता है हस्बे जरूरत। तो 1 लाख के करीब जॉब्स वहां भी क्रिएट होती हैं और निस्बतन सस्ता स्टील मिलने से हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और दीगर बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा होता है। अभी हम अपनी जरूरत का सिर्फ 30% स्टील शिप ब्रेकिंग से हासिल करते हैं। बांग्लादेश जो कभी हमसे बहुत पीछे था, आज वो अपनी जरूरत का 60% स्टील इसी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से हासिल करता है। पहले इंडिया और पाकिस्तान में मुकाबला हुआ करता था शिप ब्रेकिंग के अंदर। अब इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश आ गए, हम तीसरे नंबर पर चले गए। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर अलंग गुजरात में ये बहुत बड़ी जगह है शिप ब्रेकिंग के लिए। चिटागोंग बांग्लादेश के अंदर, गडानी बलोचिस्तान जो है उसमें पाकिस्तान दुनिया भर में माना जाता है। और उसके बाद तुर्किया का नंबर आता है जो कि अलियागा का उनका इलाका है, वहां पर भी शिप ब्रेकिंग होती है। लेकिन ये 3 साउथ एशियन ममालिक जो है ये सबसे आगे दुनिया में आगे बढ़े हुए हैं। अब हुकूमत जो है वो 12 अरब रुपए का मंसूबा शुरू कर चुकी है, जिसके तहत शिप ब्रेकिंग के दौरान निकलने वाले मुख्तलिफ खतरनाक वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल करने का प्लांट लग रहा है। 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। रेस्क्यू का पूरा निजाम गडानी के अंदर बलूचिस्तान में बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ फायर फाइटिंग का निजाम भी, क्योंकि जब शिप तोड़ा जाता है तो बहुत हाई ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए उसे काटा जाता है, उससे आग लग जाती है अक्सर। तो आग का भी बंदोबस्त है, अगर खुदा ना खास्ता वो कोई हिस्सा कट के किसी इंसान पे गिरता है तो उसके लिए रेस्क्यू का बंदोबस्त भी है। फिर 30 बेड्स का अस्पताल भी बन रहा है, साफ पानी भी मुहैया किया जा रहा है और वहां पर रोड्स भी बनाए जा रहे हैं।
ये तमाम डिमांड्स हुकूमत अपने लिए या अपने लोगों के लिए नहीं कर रही, ये हांगकांग कन्वेंशन लाजम किया है तो बन रहे हैं। वरना वो इलाका जो सालाना 16 अरब रुपए टैक्स देता है गडानी शिपयार्ड, वहां पर मजदूरों के लिए प्रॉपर वॉशरूम्स तक नहीं थे, कच्चे कमरे बनाकर दिए हुए थे उनको। तो अब ठंडा आया है तो हमने किया है। अब ये गडानी जो शिपयार्ड है 10 किलोमीटर तवील है साहिल समंदर के ऊपर। 135 प्लॉट्स हैं समंदर पे, एक टाइम पे 135 जहाज आके यहाँ पे टूट सकते हैं। उनमें से 11 प्लॉट्स इस वक्त इको फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं और 20 प्लॉट्स को मजीद अगले साल जून तक बनाया जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 31। अभी हम पीछे हैं, हमसे पहले इंडिया इस फील्ड में कहीं आगे जा चुका है। बांग्लादेश अपने बहुत सारे जो प्लॉट्स हैं उनको इको फ्रेंडली डिक्लेयर करवा चुके हैं, बल्कि पूरे पूरे शिपयार्ड उनकी ग्रीन रिसाइकलिंग पे जा चुके हैं। हम अब जाके सोच रहे हैं कि शिप ब्रेकिंग को बाकायदा तौर पर एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, यानी कि एक इंडस्ट्री जिसमें 10 से 20 हजार लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। 16 अरब रुपए सालाना वो मुख्तलिफ मदों में टैक्स अदा करती है, आपको $1.5 बिलियन सालाना बचा के देती है। उसको अभी तक आपने इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया। इंडस्ट्री का दर्जा देने से फायदा यह होता है कि वहां के लोगों को लोनिंग आसानी से मिल जाती है और बहुत सारी हुकूमती जो पैकेजेस होते हैं उनमें वो शामिल हो जाते हैं। तो चले देर आयत दुरुस्त आयत। अब ये जो स्टील पाकिस्तान आएगा, अगर हम मुकामी सतह पर लोहा, खाम लोहा निकाल कर उसको प्रोसेस करें, उसका फायदा तो ज्यादा है, लेकिन उसके 2 नुकसान भी हैं। पहला ये कि हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस है ही नहीं, पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है पिछले 10 सालों से। दूसरा, अब ब्लास्ट फर्नेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन का फैक्टर बहुत ज्यादा है। फिर उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो हमने कोयला इंपोर्ट करना है ब्लास्ट फर्नेस को चलाने के लिए, गैस चाहिए, वो हमारे काफी सारे खर्चे बच जाते हैं। स्टील आता है प्योर फॉर्म में, उस स्टील को गर्म करके दोबारा से मुख्तलिफ फॉर्म्स में ढालकर हस्ब जरूरत इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो हम अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर से अवेल करने पे फोकस रखें, कोई ऐसा इदारा बनाएं, कोई ऐसा महकमा बनाएं जहां पर जुनूनी लोग बैठे हों और वो देख रहे हों कि कहां से अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल निकल रही है और हमने अपनी कौन सी इंडस्ट्री को उसमें इन्वॉल्व करना है। तो यकीन कीजिए हमारे पास अल्लाह की दी हुई हर चीज है और अल्लाह की तरफ से हमने हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं प्लेस किया हुआ है, लोगों ने खुद से काम किया हुआ है। और मिसाल के तौर पे अब जापान दुनिया के अंदर गाड़ियां बनाने वाला दूसरा तीसरा बड़ा मुल्क है, उसकी पुरानी और रिसाइकल होने वाली गाड़ियां अगर हम पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं और उन गाड़ियों को फिर हम यहां से रिफर्बिश करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहां पर उन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनेंगे तो यहां पर लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो इतने बहुत सारे काम हैं जो हम अपनी आबादी के जोर पे कर सकते हैं। ये जो हम आबादी का रौनक होते हैं ना, ये बहुत बड़ी आबादी है। इस आबादी को ट्रेन कीजिए, 6-6 महीने साल साल के कोर्सेज के जरिए नौजवानों को, दरमियानी उम्र के लोगों को ट्रेन कीजिए, जिस फील्ड में वो काम सीखना चाहते हैं उन्हें गाइड कीजिए। अब यकीन कीजिए यही आबादी जिसे हुकूमत दर्द सर समझ रही है, यही आबादी आपकी ग्रोथ का इंजन साबित होगी। नाज़रीन, आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।